अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे लेक्चर आज का वो है क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी एंड रिलेशनशिप्स। ओके। अच्छा, ये एक दो पिरामिड बने हुए हैं। पिरामिड बोलते हैं एहराम को, जैसे आप लोगों ने पिरामिड ऑफ इजिप्ट सुना होगा, एहराम मिस्र से कहते हैं। पिरामिड होता है कि ऐसी एक शेप होती है जिसका जो बॉटम है वो ज़रा एक छोटा सा साइज़ का होता है, फैला होता है, और जो उसकी दूसरी साइड जो वो टॉप साइड वो वहाँ पे वो कह लेंगे ऊपर जाके जैसा पहाड़ होता है नीचे से काफ़ी फैला, ऊपर जाके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी जगह, उसका सरफेस एरिया उसका कम होता रहता है। अब एक सिंपल पिरामिड है, एक वो इन्वर्टेड पिरामिड है। बेसिकली ये पिरामिड शेप्स हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं। जब मैंने आपसे पहले भी प्रोडक्शन एरा, सेलिंग एरा और रिलेशन मार्केटिंग एरा और रिलेशनशिप एरा की मैंने बात की है आपसे। ये आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर फोकस क्यों हुए हम, ठीक है। आप देखें जो लेफ़्ट वाला जो आपकी एक चार्ट बना हुआ है आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उसमें यह है कि सबसे एंड पे कस्टमर को रखा हुआ है, यानी कि कस्टमर इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये एक रवायती अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है, इसमें मसला मसाइल है। यानी कि सबसे जो कहते हैं कि सबसे कम फोकस कस्टमर पे है। उसके बाद जो फ्रंट लाइन पीपल से मुराद वो लोग जो कि हमारे सेल फोर्स के लोग हैं, जिनकी कस्टमर्स के साथ डीलिंग होती है, जिनकी सप्लायर्स के साथ डीलिंग होती है, ये हमारे फ्रंट लाइन पीपल होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। उसके यानी कि जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है कस्टमर्स के बाद वो हमारी फ्रंट लाइन पीपल पे हैं। उसके बाद हमारी मिडल मैनेजमेंट, इसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, हमारे छोटे लेवल के डिसीजन मेकर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारी टॉप मैनेजमेंट जो है वो टॉप प्रायोरिटी होती है किसी भी अदारे की। ये एक रवायती अप्रोच है जिसमें उनका मतलब यह है कि सबसे जो ज़रूरी लोग हैं अदारे के लिए वो टॉप मैनेजमेंट है, जो उसके बाद जिनकी इंपॉर्टेंस है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। उसके बाद हमारी फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ और जो जिसमें हमारे सेल पीपल वगैरह आ जाते हैं, और हमारे जो है वो मर्चेंडाइज़र आ जाते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो हम लोग कस्टमर को देते हैं। ये एक रवायती और पुरानी अप्रोच है। इसमें इश्यूज़ थे। इसमें इश्यूज़ क्या थे कि अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं तो इसमें हम लोग कस्टमर फोकस नहीं हो पाते, हमारा मेजर फोकस कस्टमर नहीं होता, और उसके वो नुकसान होते हैं जो कि प्रोडक्शन और सेलिंग एरा के थे। आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज ने रियलाइज़ किया कि ये हमारी अप्रोच ठीक नहीं है। हमारा कस्टमर है तो हम हैं, कस्टमर है तो कंपनी है, कस्टमर है तो फ्रंट लाइन पीपल हैं, कस्टमर राज़ी है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी सर्वाइव कर पाएगी, अगर कस्टमर टिका रहेगा तब भी टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो सर्वाइव कर पाएगी। तो फिर क्या किया, इस अप्रोच को उन्होंने रिवर्स कर दिया, इन्वर्ट कर दिया उसको। अब कस्टमर ओरिएंटेड जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है उसमें कहते हैं कि जी आपकी जो टॉप ऑफ द लिस्ट या आपकी जो प्रायोरिटी वो कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर से बना के रखनी है, कस्टमर को समझना है आपने। कस्टमर को समझोगे तो उसके बाद जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस आपके लिए वो आपके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़, वो लोग जिन्होंने कस्टमर्स के साथ जाकर डील करना है, आपके सेल्स के लोग हैं, आपके आउटलेट्स के जो मैनेजर्स हैं, आपके जो सारी जो कस्टमर के साथ जिनका भी इंटरेक्शन, चाहे वो आपकी कंप्लेंट्स लेने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर उनको राज़ी नहीं रखोगे, उनकी ज़रूरियात को ख्याल नहीं रखोगे, उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो वो कस्टमर से अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे। अगर वो कस्टमर से अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर अगेन अनॉय हो जाएगा और आपके ब्रांड को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ट्रेंड होगी, वो चीज़ों को एनालाइज करना जानती होगी, तभी वो आपके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकेगी, उनसे कस्टमर के मुतल्लिक़ डाटा ले सकेगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें कि आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसको जो है वो आपकी तीसरे नंबर पे है, और सबसे एंड पे आपकी टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल तो ज़रूर है, लेकिन वो आप कह लेंगे जी इस पिरामिड में वो एंड पे है, क्योंकि कस्टमर टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद वो लोग जिन्होंने कस्टमर से डील करना है, फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ या फ्रंट लाइन पीपल आ गए। उसके बाद मिडल मैनेजमेंट जिन्होंने आपके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ को डील करना, और टॉप लेवल मैनेजमेंट जिन्होंने सारी की सारी पॉलिसी मेकिंग करनी है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है जी कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। कस्टमर वैल्यू या कस्टमर परसीव्ड वैल्यू पर मैंने आपको पहले भी आपको आइडिया दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। कस्टमर वैल्यू से क्या मुराद है? कस्टमर वैल्यू, पहले मैं थोड़ी सी इसको मैं रीडिंग कर देता हूँ, बाद में इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं जी कंज्यूमर्स आर बेटर एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म दैन एवर, एंड दे हैव द टूल्स टू वेरीफाई कंपनीज क्लेम्स, सीक आउट
सुपीरियर ऑल्टरनेटिव्स। कहते हैं कि जी आपके अभी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, जो ज़राए हैं राब्ते के, इसकी वजह से कस्टमर्स के पास पहले से ज़्यादा पावर आ गई है। वो पावर क्या है? पावर उनकी इन्फॉर्मेशन है। वो आप चेक कर सकते हैं कि जी जो चीज़ कंपनी बेच रही है और जो चीज़ कंपनी क्लेम कर रही है, क्या वो दोनों चीज़ें आपस में सेम है, मैच करती हैं, या इसमें कोई फ़र्क है? इसमें कोई यानी कंपनी बता जो है ना वो चीज़ अच्छी रही है लेकिन बेच कंपैरेटिवली कोई इन्फीरियर रही है। अब कस्टमर के पास इंटरनेट की वजह से, टेलीफोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से और ज़राए हैं जिसकी बेस पे वो ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हैं। और कस्टमर्स के पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि जी मैंने मिसाल के तौर पे अगर मैंने लैपटॉप परचेज़ करना है तो कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा अच्छा लैपटॉप जो है वो सेल कर रही हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स को भी देख सकते हैं। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन द prospective customers evaluation and all the benefit and all the cost of an offering and the perceived alternatives। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कस्टमर वैल्यू या कस्टमर परसीव्ड वैल्यू से मुराद कि कस्टमर की जी सारा एवेल्यूशन है। कस्टमर एवेल्यूएट करता है कि मैं कुछ सर्टन किसी एक प्रोडक्ट से सर्टन बेनिफिट्स लेने के लिए कौन कौन से सेक्रीफाइस मुझे करने पड़ेगी, किस किस किस्म की कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ेगी। इस बैलेंस को, इस रेशो को आप कहते हैं कि ये कस्टमर परसीव्ड वैल्यू या कस्टमर वैल्यू से हम लोग कहते हैं, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द रेशो बिटवीन द बेनिफिट्स फ्रॉम ए प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट और सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन दोज बेनिफिट्स। ये हमारे कस्टमर परसीव्ड वैल्यू आ जाते हैं। इसके बाद टोटल कस्टमर बेनिफिट को क्या बताया हुआ कि टोटल कस्टमर बेनिफिट इज़ द परसीव्ड मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि हम किसी एक प्रोडक्ट से टोटल कितना मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं, कितना मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं हम लोग उसमें उसका फंक्शनल साइकोलॉजिकल बेनिफिट आ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारी है, इसको हम जब कंपेयर करते हैं कॉस्ट के साथ, इस सारे अमल को हम लोग कहते हैं हमारे टोटल कस्टमर बेनिफिट हैं। टोटल कस्टमर बेनिफिट्स जो कि अल्टीमेटली लीड करते हैं हमें कस्टमर वैल्यू की तरफ, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू की तरफ। ये हमारे जो हैं वो कुछ कंपोनेंट्स हैं कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू के। अब देखें टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा है कि जी कस्टमर परसीव्ड वैल्यू किन दो चीज़ों से मिल के बन रही है। एक साइड पे आपको बेनिफिट नज़र आ रहे हैं और दूसरी साइड पे आपको कॉस्ट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब बेनिफिट से मुराद फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी होटल से खाना खाना है मैंने, तो वहाँ पे सिर्फ फ़ायदा ये नहीं है कि उस खाने ने मेरा पेट भरना है, सिर्फ ये वहाँ का फ़ायदा नहीं है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सिर्फ ये कॉस्ट नहीं कि मैंने वहाँ पे जाकर जो मैंने पैसे पे करने हैं उस खाने के लिए, ठीक है, सिर्फ वो वहाँ के लिए उसकी कॉस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कॉस्ट है। और जो मैंने पहले बेनिफिट डिस्कस किया उसके अलावा भी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं। इमेज बेनिफिट है सबसे पहले कि मैं किस जगह से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, किस जगह से खाना खा रहा हूँ, ये वो जगह जो है, वो जो ब्रांड है, जो ब्रांड में यूज़ करके जिस ब्रांड से खाना खा रहा हूँ उसका ब्रांड इमेज भी हमें समटाइम तो जो है ना वो फ़ायदा देता है, सेटिस्फाई करता है, हमें तसल्ली देता है। वो कैसे हो सकता है? जैसे आप लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहते हैं जी मैं KFC आया या मैं किनारा रेस्टोरेंट आया हूँ गुजरात में, ठीक है, और वहाँ पे जो किनारा रेस्टोरेंट बेसिकली एक अच्छा स्पॉट है बैठने के लिए, अच्छा स्पॉट है क्योंकि दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर है, इसलिए उसका नाम किनारा रेस्टोरेंट भी उसी निस्बत से है। तो दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर है, तो आप वहाँ पे जाते हो क्योंकि वहाँ पे आप डेली नहीं जा सकते। आप लोग यहाँ से आप अगर GT रोड पे वैसे ट्रैवल कर रहे हैं या किसी काम से आप गुजरे हैं तो आप वहाँ पे जाते हैं, तो आप आपकी एक अच्छी मेमोरी डेवलप होती है कि आप एक अच्छे ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं। आप एक वो जो ब्रांड यूज़ करना है, कौन सा ब्रांड यूज़ किया जा रहा है, वो भी आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट देता है आपको। ठीक है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट आ जाता है और वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपके इमेज से रेलिवेंट है कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है डिफरेंट मोबाइल फ़ोन है आपके पास, आप एक आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जो है ना वो कोई चाइना का कोई फारक सा स्मार्टफोन ले लें। दूसरा ये है कि आप किसी अच्छी कंपनी का, जैसे आपके पास एप्पल के आईफोन है, आप आईफोन लें। अब एक बंदा आईफोन यूज़ कर रहा है, एक ही महफिल में बैठा हुआ है, और दूसरा बंदा कोई पुराना सा कोई कोई थका सा ब्रांड यूज़ कर रहा है। तो जो बंदा आईफोन यूज़ कर रहा होगा उसको ना चाहते हुए भी जो ऑडियंस है वो उसको ज़्यादा अटेंशन देगी, ठीक है, उस मोबाइल फ़ोन की वजह से, क्योंकि वो अच्छा मोबाइल फ़ोन, अच्छी कंपनी का मोबाइल फ़ोन वो यूज़ कर रहा है, एक अच्छा ब्रांड इमेज वाला जो प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रहा है। उसके बाद आप कह देते हैं पर्सोनल बेनिफिट। ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल वर्ड है ये वाला, पर्सोनल बेनिफिट। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये पर्सनल है, पर्सनल इज़ समथिंग एल्स, पर्सोनल इज़ समथिंग एल्स। पर्सोनल बोलते हैं स्टाफ को, पर्सोनल बेनिफिट आप जिस ब्रांड
को यूज़ कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं या परचेज़ करने जा रहे हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो आपसे जिस तरीके से डील करता है, वो चीज़ भी आपको सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई की तरफ, सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैंने बात की किनारा रेस्टोरेंट की, आप उस रेस्टोरेंट पे गए, आपने वहाँ पे जो है आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, आप बैठे इंतज़ार कर रहे हो कि बंदा ऑर्डर लेने नहीं आ रहा, ऑर्डर लेने नहीं आ रहा। आपने एक दो बार आवाज़ भी दी किसी को, वेटर को, कि जो है ना वो आया आपसे ऑर्डर ले, और जी मैं बस 1 मिनट में आया, 1 मिनट में आया। आपको ये वेट करते हुए 15-20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, तो वो आप कहेंगे यार किस तरह के बदतमीज़ से लोग हैं, ये जो है ना ये तो बात ही नहीं सुन रहे, ठीक है। या अगर वो आया भी तो वो जो है ना आपकी बात का सीधे से जवाब नहीं दिया, आपसे रूड बिहेवियर में आपसे उन्होंने अगर बात करते हैं वो, तो आपको मतलब है आपको वहाँ पे उसका स्टाफ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एक ये चीज़ है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं एक नया रेस्टोरेंट बना जिसको अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते, एक नया रेस्टोरेंट बना जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, यानी कि उससे इमेज बेनिफिट आपको इतना नहीं मिल रहा अभी तक, क्योंकि अभी वो उसका इमेज मार्केट में भी इतना डेवलप नहीं हुआ। लेकिन वहाँ का जो सेल्स का जो स्टाफ है, वहाँ के जो ऑर्डर टेकर हैं वहाँ के, वो आपसे बहुत खंदा पेशानी से पेश आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, आपकी पूरी बात सुनते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपको वेट नहीं करवाते, ठीक है। तो वहाँ का स्टाफ आपसे बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहा है। आपको भी शायद कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, कुछ शॉप्स में जाते हैं, उनके पास चीज़ें सारी होती हैं, लेकिन वो सेलमैन और शॉपकीपर होते हैं इतने रूड हैं कि बंदा उनसे कहते हैं यार ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं नहीं इनके पास आ रहा। ये पर्सनल का बेनिफिट भी होता है, यानी स्टाफ बेनिफिट्स, ये भी उसकी टोटल बेनिफिट्स का एक टोटल कस्टमर बेनिफिट का एक हिस्सा है। उसके बाद आ जाता है सर्विस बेनिफिट। सर्विस बेनिफिट से मुराद कि आपको जिस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको पेश की जा रही है, जैसे आपको मैंने वो आपके मार्केटिंग मिक्स के जो 7 P's बताए थे, उसमें से एक पी था प्रोसेस का भी। ये उसके हवाले से है सर्विस बेनिफिट में, कि आपने जो स्टाफ ने जैसा भी डील किया, उसके बाद हम स्टाफ की सर्विस पे आ जाते हैं। जैसे कि वो खाना लेके आए हमारे लिए, अब खाने का टेस्ट जो है, वो खाने का टेस्ट बात की बात है, लेकिन वो खाना जब लेके आए तो उन्होंने 2 सालन थे, 2 सालन एक ही बर्तन में डाल दिए, या उन्होंने वो लेके आए तो खाना आते थे ठंडा हो गया था, ठीक है, लेट आया, तो उनकी सर्विस के इशूज़ हैं ये वाले, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि ये वर्स्ट सिनेरियो एग्जांपल मैंने आपको दी। दूसरी एग्जांपल वही जो कि एक नया रेस्टोरेंट बना है, ठीक है, लेकिन वो जब लेके आए उनका उनका आपको वो सर्व करने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, उनका जो वेटर्स हैं, लाइक एक बंदा जो है वो कहते हैं जी जिस बंदे ने जो ऑर्डर किया था, यानी कि अगर 6 बंदे बैठे खाना खा रहे हैं, उस बंदे के आगे उसकी पसंदीदा चीज़ जो है वो खुद आगे रखेगा, मुझे ऐसे कि टेबल पे ढेर लगा के तो खुद भाग जाएँ, आप खुद आपस में चीज़ें बांटते रहें। वो खुद जो है कि सर अच्छा आपका ये ऑर्डर था, यानी किसी एक दोस्त ने फॉर एग्जांपल ऑर्डर किया था जी, उसने पिज़्ज़ा खाना है, दूसरे ने ऑर्डर किया था उसने हॉट विंग्स खाने हैं, इस तरह वगैरह वगैरह, वो सबको खुद सर्व करके जाएंगे। ये सर्विस बेनिफिट्स हैं ये वाले, कि अच्छी सर्विस जो है ये भी कस्टमर को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्रोडक्ट बेनिफिट, कि ओवरऑल कोर फंक्शन क्या था जिसके लिए हम लोग ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं। अब खाने का कोर फंक्शन क्या है, वो उसकी भूख मिटाना है, कोर फंक्शन तो उसका भूख मिटाना है, तो ठीक है। तो प्रोडक्ट का कोर फंक्शन आ गया कि इसने हमारी भूख ख़त्म की, ठीक है, यानी कि हमने जो ऑर्डर किया हमारी भूख से ख़त्म होती भी है कि नहीं होती, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स हैं, ये सारे जब इनको हम टोटल कर लेते हैं तो हमारे टोटल कस्टमर बेनिफिट आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, वो जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो ये हो सकते हैं कि एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, ठीक है, आपने कपड़े परचेज़ करने हैं तो आपको एस्टेब्लिश ब्रांड, आपको पता है कि फ़लाँ ब्रांड है, ये उनकी प्राइस रेंज है, इस तरह की उनकी क्वालिटी होती है, तो आपको मार्केट में ख्वार नहीं होना पड़ेगा कि मैं हर दुकान पे जा के चेक करूँ कपड़ा कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको पता फ़लाँ ब्रांड, आप चुप करके सीधे उस ब्रांड पे जाओगे, वहाँ पे जाके अपने पसंद के कपड़े परचेज़ करके वापस आ जाओगे। ये जो आपको सर्चिंग नहीं करनी पड़ी, आपको सर्चिंग नहीं करनी पड़ी, ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये भी होता है कि आपने कोई अच्छे ब्रांड का कपड़ा पहना है ना, आपको खुद भी इनर सेल्फ में एक फील होता है यार ये मैंने बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, जल्दी ख़राब नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा ब्रांड का आपने कपड़ा पहन लिया जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसका ब्रांड इमेज अच्छा नहीं है, तो उसका कपड़ा चाहे अच्छा हो लेकिन आपके जहन में ये कपड़ा ख़राब हो जाना है, ये कपड़ा ख़राब हो जाना है, वो सोच के कपड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं जो कि
अल्टीमेटली जब इन सब बेनिफिट्स को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे टोटल कस्टमर बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कॉस्ट वाली साइड पे, कि हमारी कॉस्ट में सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी है। साइकोलॉजिकल कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि जी अभी हम रेस्टोरेंट के एग्जांपल ले रहे थे कि आप किसी रेस्टोरेंट पर गए तो वहाँ पे जाके वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे, ठीक है, आपको मेंटली डिससेटिस्फेक्शन हो रही है, आपको वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये एक है साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। इसके अलावा दूसरी साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या है कि आपको यार पता नहीं चले कि ना चले, नया ब्रांड में ट्राई कर रहा हूँ, यानी एक फ्यूचर को लेके आप परेशान होते हैं कि यार पता नहीं मैंने किसी को गिफ्ट करना है, वहाँ से कोई अगला बंदा नाराज़ ही ना हो जाए, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। समटाइम सर्चिंग कॉस्ट, आपको ब्रांड के बारे में इतना नहीं पता, आपको फिर क्या करते हैं, आप जाते हैं पूरी मार्केट फिरते हैं, एक दुकान जगह से वहाँ पे गए, आपको चीज़ें नहीं पसंद नहीं आई क्योंकि आपको उस ब्रांड का पहले पता नहीं था, तो आप इसलिए आप वहाँ पे फिर भी गए, दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे भी सेम मसला। अब ये क्या है कि आपकी सर्च कॉस्ट तो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, और सर्च कॉस्ट जो है ये आपकी टाइम कॉस्ट जो कि तीसरे नंबर पे लिखा हो, टाइम कॉस्ट से भी रेलिवेंट है। जितना आप सर्च में ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना आपका ओवरऑल टाइम भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। आपका एनर्जी कॉस्ट, ठीक है, अगर मैं यहाँ से उठ के मार्केट में एक पर्टिकुलर ब्रांड के पास गया हूँ चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो मेरा उस पर एनर्जी भी लगती है, पैसे तो लगते हैं, मेरी एनर्जी भी लगती है, ठीक है, आपको थकावट का एहसास हो सकता है, आपको जो है ना फिज़िकल मूवमेंट या फिज़िकल आपको जो है ना कोई डिस्कम्फर्ट आ सकता है आपको, आप एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं आपकी कॉस्ट वाले सिनेरियो में। टाइम कॉस्ट जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम जितना आप सर्च करते हैं उतना जो है वो आपको वो टाइम ज़्यादा होता है। अभी जैसे मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी, एक रेस्टोरेंट ऐसा है कि दोनों का, दो रेस्टोरेंट है, दोनों का टेस्ट सेम है, तो एक रेस्टोरेंट पे आप गए, वहाँ पर चीज़ फटाफट बन के आ जाती है, दूसरे पे गए तो आपको एक एक घंटा और एक घंटा आपको वेट करना पड़ता है, तो आप किस रेस्टोरेंट को प्रेफर करेंगे? आप ऑब्वियसली उस रेस्टोरेंट को प्रेफर करेंगे जो कि जहाँ पे वो खाना जल्दी तैयार होकर आ जाता है, ठीक है, यानी कि टाइम भी मैटर करता है, वो कहते हैं टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ इसी सिनेरियो में टाइम जो है ना वो मनी है। इसके बाद हमारी मॉनेटरी कॉस्ट आ जाती है, पैसे के मुतालिक कॉस्ट, ठीक है, मॉनेटरी कॉस्ट हमारी कौन कौन सी हो सकती है? एक तो ये जो कि हम, जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना, 20,000 रुपया मोबाइल फ़ोन की कीमत है, तो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने के लिए जो 20,000 रुपये कर रहे हैं वो भी मॉनेटरी कॉस्ट है। उस शॉप तक जाने के लिए जो मैंने मेरा खर्च आता है, चाहे वो फ्यूल है, ठीक है, चाहे वो मैं कहीं किराया दे के गया हूँ फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है, वो भी मॉनेटरी कॉस्ट का हिस्सा है। उसके अलावा कल को कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, मुझे दोबारा फिर उस शॉप पे जाना है कि भाई मैंने ये चीज़ दी थी तो मैंने वारंटी या गारंटी क्लेम करनी है, ठीक है, तो वो भी उस पर फिर मेरी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। मैंने एसी परचेज़ किया, एसी परचेज़ करने के बाद मैंने जब एसी को इंस्टॉल करवाना है मैंने अपने घर में, ठीक है, तो उसको एसी को इंस्टॉल करवाने के ऊपर भी कॉस्ट लगेगी मेरी, ये सारी भी मॉनेटरी कॉस्ट है। ये जितने भी बेनिफिट्स और जो मैंने आपको कॉस्ट बताई, इन सब को जब कस्टमर इनका डिफरेंस चेक करता है, इनको एनालाइज करता है कि जितने मैं बेनिफिट ले रहा हूँ या लेना चाह रहा हूँ मैं, उसके लिए मुझे मेरी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग जब ओवरऑल देखते हैं एज ए होल, ये हमारा ये कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू होती है, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कस्टमर को अगर लगेगा कि मैं बेनिफिट ज़्यादा गेन कर रहा हूँ कॉस्ट से, तो वो आपके ब्रांड को प्रेफर करेगा। अगर उसे लगेगा कि इसको ब्रांड को चूज़ करने के बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल कस्टमर बेनिफिट कम है, टोटल कस्टमर कॉस्ट ज़्यादा है, तो आपके ब्रांड को रिजेक्ट कर देगा और किसी बेहतर ऑल्टरनेटिव की तरफ चला जाएगा। इसके बाद है जी कि कस्टमर जो है, कस्टमर की वैल्यू का एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, यानी कि एक बिज़नेस मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर, वो कैसे एनालाइज करे कि कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू क्या है, कितनी है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जी वो हमारी प्रोडक्ट के या हमारे ब्रांड के वो कौन से मेजर एट्रीब्यूट्स, वो कौन से मेजर बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर की वैल्यू के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। जैसे मेरा एक मोबाइल फ़ोन का ब्रांड है, मैं एक मोबाइल फ़ोन सेल करता हूँ, तो मुझे ये देखना होगा कि मोबाइल फ़ोन में तो काफ़ी सारे फीचर, बेशुमार फीचर होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर से लेके उसके हार्डवेयर से लेके उसके स्क्रीन साइज़ तक काफ़ी सारे फीचर होते हैं। मुझे ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी जो फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, जो कि वैल्यू के अंदर रोल प्ले कर सकती हैं, जो कि कस्टमर के लिए ज़रूरी हो सकती हैं।
कस्टमर के लिए जो ज़रूरी फीचर हैं पहले मैं उनको लिस्ट डाउन करूँगा। जैसे कैमरा हो सकता है, जैसे उसकी स्टोरेज हो सकती है, स्क्रीन साइज़ हो सकता है, उसका फ्रंट कैमरा हो सकता है, उसकी बैटरी टाइमिंग हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट इसमें जो है ना वो ऑप्शन आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करूँगा, मैं पहले लिस्ट तो बना ली मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने 8 से 10 मैंने चीज़ें बनाई जो कस्टमर के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं देखूँगा इनके अंदर ज़्यादा ज़रूरी कौन सी है कस्टमर के लिए, कम ज़रूरी कस्टमर के लिए क्या है, उससे कम ज़रूरी क्या है, ठीक है। मैं उसकी लिस्ट बनाऊँगा। जैसे मैं एनालाइज़ किया कि जी कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टोरेज डिवाइस है। वो सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता है, व्हाट्सएप बहुत यूज़ करता है, ग्रुप्स उसने काफ़ी सारे ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसको जो है ना ग्रुप से वो वीडियोस वगैरह काफ़ी आती है, तो उसको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए उसको, ठीक है। यानी उसके लिए स्टोरेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हो सकता होगा जी कस्टमर को जो कस्टमर के लिए कैमरा बहुत ज़रूरी है। वो जब भी बाहर जाता है किसी दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या कहीं पे भी, उसको सेल्फियाँ बनाने का बहुत शौक है। खासतौर पर ख़वातीन है, ख़वातीन के लिए सेल्फियाँ बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने तैयार होने से पहले भी सेल्फी बनानी है, उन्होंने तैयार होने के बाद भी सेल्फी बनानी है, चेक करना है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। ओके, मजाक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अगला फीचर कौन सा आ सकता है, स्क्रीन साइज़। स्क्रीन जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है उसका साइज़ उसके लिए तीसरे नंबर पर ज़रूरी है। हो सकता है कि जो लड़का है वो उसको वो गेम्स खेलता है, पबजी खेलता है जी वो। अब पबजी जो है वो खेलने के लिए स्क्रीन का साइज़ अगर बड़ा होगा तो उसको जो है गेम खेलने में ज़्यादा आसानी रहेगी उसको, ठीक है। इस तरह बाकी फीचर्स भी आ सकते हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि उसके लिए जो हमने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा हमारे कस्टमर के लिए। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जी जो जो एट्रीब्यूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें हमारा जो कंपेटिटर है, हमारे ब्रांड का जो कंपेटिटर है वो उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने पहले सबसे पहले स्टोरेज की मैंने बात की थी, तो अगर हवावे का फ़ोन है, हवावे का जो मार्केटिंग मैनेजर है वो एनालाइज करेगा कि जी सैमसंग वाला स्टोरेज कितनी देर है इस प्राइस रेंज के अंदर, इस मॉडल की रेंज के अंदर, इस स्पेसिफिकेशंस की रेंज के अंदर वो स्टोरेज कितनी प्रोवाइड कर रहा है, वो कैमरा कितनी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वीवो कितनी प्रोवाइड कर रहा है, ओप्पो कितनी प्रोवाइड कर रहा है। वो अपने कंपेटिटर को भी एनालाइज करेगा। कंपेटिटर को एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कंपेटिटर को एनालाइज नहीं करोगे हो सकता है आपका कंपेटिटर आपसे बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हो कस्टमर को, देन व्हाट। इसलिए कंपेटिटर को भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद है एग्जामिन हाउ कस्टमर इन ए स्पेसिफिक सेगमेंट रेट द कंपनीज परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक मेजर कंपेटिटर ऑन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट बेनिफिट्स बेसिस। कि जी आपने देखना है कि जी एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर आपका कस्टमर आपको कितनी रेटिंग दे रहा है। सादे लफ्ज़ में मैं कहूँ कि अगर हमने कैमरे की बात की थी कि आपके कस्टमर को कैमरा आपका ज़्यादा पसंद आया या आपके कंपेटिटर का ज़्यादा पसंद है, ओप्पो का ज़्यादा पसंद है या वीवो का ज़्यादा पसंद है। स्टोरेज के हवाले से उसकी तसल्ली किस किस ब्रांड के ऊपर ज़्यादा है, स्क्रीन साइज़ के हवाले से उसकी तसल्ली किस ब्रांड के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। ये सारे के सारे जब जब हम स्टेप्स करेंगे तो हम कस्टमर वैल्यू को एनालाइज कर लेंगे, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू को एनालाइज कर लेंगे। और ये काम आपने एक बार करके छोड़ नहीं देना, इसको आपने ओवर द टाइम अगेन एंड अगेन, हर महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपने इस चीज़ को एनालाइज करते रहना। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे कि आपने कितनी देर बाद इसको एनालाइज करना है, लेकिन आपने इसको एनालाइज करते रहना है आपने। टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ये किसी भी इंसान की फीलिंग्स हैं, या तो वो खुशी की फीलिंग हो सकती है या डिसअपॉइंटमेंट की, प्लेयर और डिसअपॉइंटमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम कंपेयरिंग अ प्रोडक्ट्स परसीव परफॉर्मेंस टू एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब ये है कि जी आप ये देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन से मुराद ये है, सॉरी अजान हो रही है, मैं इसको बाद में यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैं आपको बता रहा था कि ये बेसिकली ये है कि आपका जो कस्टमर है वो जो चीज़ एक्सपेक्ट करता है आपके ब्रांड से और बाद में ब्रांड परफॉर्म कैसा करता है, इन दोनों चीज़ों का जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन की बेस पे वो या तो उसको खुशी होगी, सेटिस्फाइड होगा, या उसको खुशी नहीं होगी, वो डिससेटिस्फाइड होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपने देखा कि आपने पहले सोचा था कि जी एक्सपेक्ट किया था कि मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो उसका जो टॉक टाइम है, उसका टॉक टाइम मिसाल के तौर पे 20 घंटे का टॉक टाइम है, मिसाल के तौर पे आपने ये एक्सपेक्टेशन फॉर्मुलेट की।
लेकिन जब आपने एक्चुअली फ़ोन परचेज़ किया, उसको यूज़ करना शुरू किया, तो आपने देखा कि उसका जो टॉक टाइम है वो 15 घंटे का था। इसका मतलब जो आपने चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी आपके ब्रांड ने परफॉर्म नहीं किया, तो आपका कस्टमर डिसप्लेजर शो करेगा, कस्टमर एंगरनेस शो करेगा, नाराज़गी शो करेगा, और वो उसको डिससेटिस्फाइड होगा कस्टमर। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि आपने 20 घंटे का आपने जो है ना वो टाइम एक्सपेक्ट किया था कस्टमर ने, और ब्रांड ने, मोबाइल फ़ोन ने 20 घंटे का टॉक टाइम दिया। इसका मतलब हमारा जो है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सेम है। इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, यार जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो वैसा ही परफॉर्म किया है। तीसरे नंबर पे कि आपने एक्सपेक्ट किया था 20 घंटे, लेकिन मोबाइल की जो बैटरी है वो हो सकता है जी 22 घंटे 23 घंटे निकाल गई है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर गई है। इसका मतलब इसको आपने डिलाइट इन्जॉय किया, जिसको डिलाइट फैक्टर बोलते हैं, आपने डिलाइट आपको इन्जॉय किया आपने। ठीक है। एक चीज़ और का ख्याल करना है कि आपने सिर्फ जो कस्टमर का ख्याल नहीं करना है इसमें, आपके जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको उनकी सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है। सिर्फ कस्टमर को राज़ी रखने में ना रहो, आपको खुद को, जो मालिक है, मालिकों को भी तसल्ली चाहिए कि भाई जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर हमें उसका रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने भी बताया कि एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना होता है सेटिस्फेक्शन के लिए। एक्सपेक्टेशन कैसे बनती हैं? एक्सपेक्टेशन आपकी बनती हैं कि आपका जो एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है किसी ब्रांड के साथ, वो भी एक्सपेक्टेशन फार्मूलेट करता है। जैसे जी मैं लास्ट टाइम आया था इनके होटल से, मैंने जो है ना खाना खाया था, तो तब इनके जो है ना वो 30 मिनट लगे थे खाना आने में। पास एक्सपीरियंस है, उस 30 मिनट के बेस पे अभी भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि इतनी देर में खाना आएगा, या इससे जल्दी आएगा, लेट आएगा, जो भी वट एवर द केसेस। ठीक है। आपके जो दोस्त हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, जो फलां जगह से ना खाना खाओ, या फलां कंपनी का ब्रांड ना परचेज़ करो। ये चीज़ें भी आपकी, या वो आपको बताएंगे कि इसमें ये मसला है, इसमें ये फ़ायदा है। इस चीज़ पे भी आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी बनती हैं। इसके बाद आपके जो कंपेटिटर हैं, आपके आपके कंपेटिटर जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं उसकी बेस पे भी आपसे कंपनी कस्टमर एक्सपेक्ट कर सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरे मोबाइल का जो कैमरा है वो कह लेंगे जी वो क्वाड कैमरा है। ठीक है। तो यानी कि मैं एक ब्रांड कह रहा हूँ, तो जो मेरा दूसरा जो कंपेटिटर है, ठीक है, उसके जो कस्टमर हैं वो मेरे क्लेम की वजह से उससे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कम से कम क्वाड कैमरा ये बंदा भी देगा, यानी जिस हम 3 कैमरा है या 4 कैमरा उसके पीछे। ठीक है। मेरे यानी कंपेटिटर के क्लेम जो है वो मेरे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी असरअंदाज होता है। अच्छा, मॉनिटरिंग सेटिस्फेक्शन। अच्छा, आपका जो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा वो आपके साथ टिका रहेगा और आपसे चीज़ें परचेज़ करेगा। जो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा वो आपको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है या नहीं है। सेटिस्फाइड है तो क्यों है सेटिस्फाइड, नहीं है तो क्यों नहीं है। और एक मैंने पहले भी बताया आपको 2-3 बार मैंने, कि एक नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना वो ज़्यादा महंगा काम होता है कंपनीज़ के लिए एज़ कम्पेयर टू रिटेनिंग ओल्ड कस्टमर। ठीक है। इसलिए पुराने कस्टमर को अपने साथ बना के रखना है आपने। और आप ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? पीरियोडिक सर्वेज है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप जो मार्केट रिसर्च के वाले से मैंने बताया, ये उसी से मुतल्लक है। आप लोग सर्वे कर सकते हैं कस्टमर से, और 6 महीने बाद 8 महीने बाद आप रैंडमली कस्टमर से पूछ सकते हैं, एक सैम्पल ऑफ कस्टमर से, कि जी हमने जो है आप हमारी ब्रांड को कितनी देर से यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको हमारे ब्रांड से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वगैरह वगैरह। ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन करके आप जो है वो कस्टमर से की सेटिस्फेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। मिस्ट्री शॉपर, मिस्ट्री का मतलब होता है राज दराना। आप देखो कि आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय को, मिसाल के तौर पे मेरी 6 बेकरीज़ हैं मेरी, मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या करता हूँ अपने कंपनी के किसी एक एम्प्लॉय को एक मैं कस्टमर बना के अपनी दुकानों पे भेजता हूँ। लेकिन जो दुकानों पे मेरा अमला है उनको नहीं पता कि ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है। वो जाता है, वो जाकर चेक करता है कि जी मैं इनसे ज़रा गुस्से में बात करके चेक करता हूँ कस्टमर बन के, तो क्या ये मुझे डांट के निकाल तो नहीं देंगे, या मैं इनसे जो है ना वो इनको तंग करने की कोशिश करता हूँ किसी भी हवाले से, तो ये मुझे आगे से कैसे बिहेव करते हैं। मैं इनसे अच्छा बिहेव करूँगा तो फिर आगे से कैसे बिहेव करेंगे ये जो दुकान का अमला है, क्योंकि मैं कस्टमर बन के गया हूँ।
अब ये क्या है कि हमने एक ऐसा ऐसा बंदा जो कि मेरी दुकान का एम्प्लॉय था, उसको कस्टमर बना के भेजा हमने कि वो चेक करे कि आगे से कैसे बिहेव करते हैं। एक एग्जांपल और मेरे ज़हन में डिस्कस आ रही है, एक पिज़्ज़ा का ब्रांड है डोमिनो पिज़्ज़ा। वो क्या करते हैं कि उनका क्लेम है कि जी अगर उनका जो पिज़्ज़ा की डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, 45 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा की डिलीवरी घर के अंदर ना हो तो आपको आपका पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। अब इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं कि अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर हैं, उनको कस्टमर कस्टमर बना के वो फ़ोन करते हैं डिफरेंट आउटलेट्स पे। वो एक पर्टिकुलर एड्रेस बताते हैं कि इस एड्रेस पे हमें पिज़्ज़ा डिलीवर कर दें, और वो खुद चेक करते हैं कि जी पिज़्ज़ा 45 मिनट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वो जो ब्रांच है पिज़्ज़ा की आउटलेट की डोमिनो की, वो उसको जाकर चेक बैलेंस उसका चेक देखते हैं कि भी क्या रीज़न है जिसकी वजह से पिज़्ज़ा टाइम पर नहीं पहुंचा वगैरह वगैरह। ठीक है, मिस्ट्री शॉपर्स आ जाते हैं। इसके अलावा कस्टमर लॉस रेट है। आप देखते हो कि जी कितने कस्टमर हमारे हमारे जो है ना वो हमें छोड़ के जा चुके हैं अभी तक, पिछले 1 माह में, पिछले 6 माह में, जो हमारे रेगुलर कस्टमर थे। या ये चीज़ आपको क्या बताएगी, जितने कम कस्टमर छोड़ के जाएंगे आपको, उतने कस्टमर आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। जितने ज़्यादा कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं, उतने आपके कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फेक्शन उतनी कम है। ठीक है, ओके। अब इसका जो है इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन का असर क्या है? कस्टमर सेंटर्ड कंपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज बोथ गोल एंड मार्केटिंग टूल। कि ऐसी कंपनीज जिनका मेजर फोकस कस्टमर है, उनके लिए सेटिस्फाइड कस्टमर एक टूल भी है और एक गोल भी है। गोल क्या है? फिर कस्टमर राजी रहेगा तो आपके साथ टिका रहेगा, ये एक गोल आपने अचीव कर लिया। एक टूल, किस चीज़ का टूल है ये सेटिस्फाइड कस्टमर? नए कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, एक कस्टमर जो आपसे सेटिस्फाइड है ना, वो दूसरे लोगों को बताएगा कि यार मैं ये फ्राम ब्रांड को यूज़ करता हूँ, आप भी इस ब्रांड को यूज़ किया करो, ये बड़ा अच्छा ब्रांड है। अब क्या होगा, एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपका एडवोकेट भी बन गया, आपका वकील बन गया, वो आपके दूसरे लोगों को जाकर बता रहा है कि यार ये ब्रांड अच्छा है, उनको यूज़ करो आप। ठीक है, और दूसरों के बारे में वर्ड ऑफ माउथ का लिखा। वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं कि जी आप दूसरों से, जो एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर्स को आपके ब्रांड के बारे में जब बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। कस्टमर कंप्लेंट जो हैं ये भी बहुत मैटर करते हैं कस्टमर लॉयल्टी के हवाले से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से। अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन का जवाब आप कैसे देते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। एक चीज़ समझ लेनी चाहिए हमें कि आपके, मिसाल के तौर पे हमने कोई ब्रांड जो है मैं बनाता हूँ, मैं कोई बॉडी सोप बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कोई साबुन बनाता हूँ, मैं साबुन में कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाइड है मेरे से, वो मेरे ब्रांड से, प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है। आपके जितने कस्टमर आपसे आमतौर पर डिससेटिस्फाइड होते हैं, उनमें से सिर्फ 5% आमतौर पर कस्टमर ऐसे हैं जो कि आपको कंप्लेन करते हैं जाके, बाकी आपको छोड़ के चले जाते हैं, वो आपसे कंप्लेन भी नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि आपको इनकरेज करना चाहिए कस्टमर्स को कि अगर आपको कोई इशू है तो आप हमें कंप्लेन करें, हम आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व करेंगे। अगर कस्टमर आपसे कंप्लेन नहीं करता तो आपके लिए मसला है, अगर वो आपसे कंप्लेन करता है और आप उसकी कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं करते तब भी आपके लिए मसला है। ठीक है, अब कस्टमर की कंप्लेन के वाले से कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो इसमें ऑप्शन है वो है टोल फ्री नंबर। कस्टमर आपको जब कंप्लेन के लिए कॉल करे तो कस्टमर को बैलेंस ना लगे, कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल हो। ठीक है, ये अरेंज करें, इस तरह की अरेंजमेंट आपके लिए चाहिए। कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो आप जल्दी से जल्दी रिसीव करें, और कस्टमर को ब्लेम ना करें कि आपकी वजह से है, डायरेक्टली ब्लेम ना करें। अगर कस्टमर की गलती की वजह से भी चीज़ ख़राब हुई है, आप उसको उस तरीके से बताएं कि आप उसको ये ना लगे कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ठीक है, और आपके वो लोग जो कि बहुत, जिनका EQ लेवल अच्छा है, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनका EQ लेवल अच्छा है, जो एम्पैथिक हैं, एम्पैथिक मतलब कि जो लोगों से बात करना जानते हो, लोगों को से सॉफ्ट टोन में बात करना जानते हो, उनको जो है आपका कंप्लेन लेने के लिए रखें। ऐसा ना हो कि कस्टमर आपको कंप्लेन करे, जिस तरह हम यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन कल्चर में कंप्लेन करते हैं तो गालियों से नीचे बात नहीं करते, तो गाली के जवाब में गाली नहीं देनी, आपने इसको प्रोफेशनली अच्छे तरीके से हैंडल करना है, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल कस्टमर की कंप्लेन जो है उनको रिजॉल्व करना है। ये वो सारा का सारा जो है प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया, कस्टमर एक्सपेक्टेशन कैसे बनती हैं, उससे फिर आपकी परसीव्ड क्वालिटी और परसीव्ड वैल्यू बनती है, जो कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को जो है वो डिवाइस करती है, बनाती है, और इसमें अल्टीमेटली कस्टमर लॉयल्टी के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट जो है उसका रोल है। ये वो सारी डायग्राम है जो मैं अभी पीछे एक्सप्लेन करके आया हूँ मैं। ओके, एक रूल है, इसको हम पीटो रूल कहते हैं, 80-20 रूल कहते हैं। उसमें ये है कि जी आपके जो कंपनी के जो
कंपनी का 80% मुनाफा जो है वो उसके टॉप 20% कस्टमर जो हैं वो उसके देते हैं। यानी कि ये एक जनरल रूल है, ये ऊपर नीचे हो सकता है कि अगर मैं 100 रुपया मुनाफा कमा रहा हूँ तो उसमें से 80 रुपये जो है मुझे वो लोग देंगे जो वो 80 रुपये मुझे वो 20% लोग देंगे जो रेगुलरली मेरे पास आते हैं, वो रेगुलरली मेरे से चीज़ें परचेज़ करते हैं। इस रूल को बोलते हैं परीटो रूल या प्रेटो रूल बोलते हैं, इसको 80-20 रूल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो टॉप 20% कस्टमर हैं वो हमें तकरीबन कंपनी को 80% जो बेनिफिट्स हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपके जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से मुराद ये चीज़ है कि कस्टमर जितनी देर आपका कस्टमर है वो आपके लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, इसको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ऐसे कस्टमर जिनका लाइफ टाइम वैल्यू कम है, जो कि आपको इतने रेवेन्यू अर्न नहीं करवाते, आपके लिए वो खपत ही साबित हुए हैं, फटीक ही साबित होते हैं, यानी कि वो उनका फ़ायदा कोई नहीं है ना अभी ना फ्यूचर में, तो उनको फारिग करवाओ, उनको जाओ भैया हमने नहीं आपको चीज़ बेचनी। और आपको मिड साइज कस्टमर हु रिसीव गुड सर्विस एंड पे नियरली फुल प्राइस आर ऑफ्टन द मोस्ट प्रॉफिटेबल। वो कस्टमर जो कि आपसे ना बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं ना बहुत कम परचेज़ करते हैं, मिड साइज कस्टमर हैं लेकिन रेगुलरली आपसे कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं आपसे एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर, वो आपके सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर आपके वो वाले होते हैं। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे टॉप 20% कस्टमर कौन से हैं, मिड साइज कस्टमर कौन से हैं और वर्स्ट कस्टमर कौन से हैं, उनसे अकॉर्डिंगली डील करना है आपने। ओके, ये इस लेक्चर की आज की लास्ट वाली स्लाइड है, वही प्रॉफिटेबिलिटी के वाले से। ये प्रॉफिटेबल पर्सन इज़ अ कस्टमर, प्रॉफिटेबल कस्टमर इज़ अ पर्सन, हाउस होल्ड और कंपनी, कोई भी ऐसा घर, कोई ऐसी कंपनी जो कि आपसे ओवर द टाइम जो है वो एक्सीड ही कर रही है, हमें वो प्रॉफिट जनरेट करवाती रहती है, उसकी हर जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हमें पहले से ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा वो सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है। इसमें आप देखें जो ऊपर C1 C2 C3 ये हमारे कस्टमर है, और जो P1 P2 P3 P4 जो वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग सेल करते हैं। अब एक कस्टमर है जो हमसे जो है ना वो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है, P1 परचेज़ कर रहा है, P1 हमारी हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, P2 हमारी जो है ना वो जस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, तीसरी जो है ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें नुकसान दे सकती है, और चौथी ऐसी जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। अच्छा, और जो निचली साइड पे आप देखें हाई प्रॉफिट कस्टमर है, मिक्स बैग कस्टमर है और लूजिंग कस्टमर है। ऐसा कस्टमर जो कि हमें फ़ायदा कम दे रहा है C3 लेकिन नुकसान हमें ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो लूजिंग कस्टमर है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, हमें उसका फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ हमारा वो कस्टमर है जो हमें फ़ायदा भी दे रहा है नुकसान भी दे रहा है, वो मिला जुला से रुझान है, हमें इसको भी बताना चाहिए कि ये मिड साइज़ या मिक्स कस्टमर कौन से हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर जो कि हमें सिर्फ फ़ायदा दे रहा है, हमसे दो मुनाफे वाली प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहा है। ठीक है, या हमें दो जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है हमें फ़ायदा दे रहा है, वो हमारा हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर है। तो हमें ये इन तीनों तरह के कस्टमर्स की पहचान होनी चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ अपनी बना सकें। ठीक है।